So let us start the class. Hope all the students have joined the class. सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर गए हैं क्लास में. एंड हम लोगों ने लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से नवंबर करंट अफेयर्स को स्टार्ट किया था, करेक्ट? सो आज हमारा जो टारगेट है वो नवंबर करंट अफेयर्स को हम लोग फिनिश करेंगे. एंड आफ्टर फिनिशिंग नवंबर करंट अफेयर्स तो हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च एंड नवंबर करंट अफेयर्स हमारे 4 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे, करेक्ट? फिर उसके बाद हम मूव करेंगे दिसंबर एंड अप्रैल पे. ठीक है. सो वेल करते हैं प्रारंभ. और हम लोगों ने जो भी नवंबर में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, एक बार मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं और फिर उसका रिमेनिंग पार्ट हम लोग कंप्लीट करते हैं. सो आई थिंक होप ऑल स्टूडेंट्स रेडी होंगे. उज्जवल, अबिल, अनुभव, गुलाटी जी, लक्ष्य, यश, अंश, तनु चौधरी, वैभवी, सारा आई थिंक सारा को मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा है क्लास में. सो मे बी शायद हो सकता है आज फर्स्ट क्लास हो सारा की. सारा, दिस इज योर फर्स्ट क्लास. एंड हरमन बावीजा भी जुड़े हुए हैं. हरमन, आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट क्लास आल्सो. सो एंड कुमुद. तो कुमुद, शुड वी स्टार्ट? ओके, सारा ने बोला है नहीं सर मेरी फर्स्ट क्लास नहीं है, ऑलरेडी आई एम अटेंडिंग ऑल द क्लासेस. ओके, सो ठीक है सारा. वैसे मैंने शायद आपको फर्स्ट टाइम ही देखा है, लेकिन अगर आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप सुन रहे हो तो बहुत अच्छा है, वेरी गुड. एंड ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है लक्ष्य सहगल से एंड ईशा गोगर एंड हरमन से मेरा क्वेश्चन है. और क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों से कि आप मेरे को जल्दी से ये बताओ, हरित, हमने एक माइक्रो फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. तो ये माइक्रो फॉरेस्ट क्या है और कौन सा डिपार्टमेंट है इंडियन गवर्नमेंट का जो माइक्रो फॉरेस्ट के ऊपर काम कर रहा है कि छोटे छोटे प्लांट्स अपने डिपार्टमेंट्स के आसपास लगा दें ताकि थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर पाए और लोगों को थोड़ा सा फ्रेश एयर मिलती रहे, मेरे एम्प्लॉइज को. तो डिपार्टमेंट कौन सा है ये? ओके, सो युविका ने आंसर दिया है कि सर इट इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. ओके, सो युविका ने जो आंसर दिया है, क्या वंश एंड ऋत्विक एंड निहारिका क्या इस आंसर से सेटिस्फाइड हैं या आप लोग कुछ चेंज करना चाह रहे हो ये आंसर? एंड सारिका परमार. ओके, सो मेरे ख्याल से ये करेक्ट आंसर है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हरित आयकर नाम से योजना शुरू करी है. राइट निहारिका, करेक्ट है. ओके, सो नाउ आई एम आस्किंग फ्रॉम दर्पित, लक्ष्य, तनीषा, निहारिका, ऋत्विक से मेरा क्वेश्चन है. आप मेरे को ये बताओ कि कहाँ पे इंडिया का सबसे पहला फर्स्ट एक्वा पार्क हम लोगों ने स्टेब्लिश किया है और कहाँ पे प्लेस मैं पूछ रहा हूँ, और मैं पूछ रहा हूँ कि उसका पर्पस क्या होगा, मतलब क्या पर्पस है उसका. तो अनुभव ने आंसर दिया है एपी, और मैं समझ रहा हूँ कि एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश ही कहना चाह रहे होंगे अनुभव. एंड तनु चौधरी, मान्या शर्मा, परिधि कालरा, इन सब ने आंसर दिया. ठीक है. वैसे लास्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा था उसमें खाली एक ही स्टूडेंट ने आंसर दिया और एक ने हाँ बोला. तो क्या तुम लोगों को पहले वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था क्या? हरित आयकर हमने डिस्कस किया था वैसे क्लास में. चलो ठीक है. वैसे इसका आंसर तो काफी सारे फ्लड आ गया आंसर का चैट बॉक्स पे. एंड मैक्सिमम स्टूडेंट गिविंग द आंसर अरुणाचल प्रदेश, करेक्ट है. राइट अनुभव. ओके, एंड व्हाट इज द पर्पस? पर्पस आप लोगों ने भी मेंशन नहीं करा. वंश, आपने अगर लास्ट क्लास अटेंड करी हो, अदरवाइज ईशान राणा इज रेडी टू गिव द आंसर. सो यस, व्हाट वाज द पर्पस? अट्रैक्ट टूरिस्ट. ओके, सो परिधि काला ने कहा सर इतनी सुंदर आपने पिक दिखाई थी तो उससे तो यही लग रहा था कि एक बार एग्जाम खत्म हो जाए, एंट्रेंस क्लियर हो जाए, फिर हम भी एक बार जाएंगे. तो ये बात तो ठीक है परिधि कर रहा, आपने तुक्का तो सही लगाया. बट वैसे इसका मेन पर्पस था टू एजुकेट द फिशरमैन, कि उसमें वो जितने भी फिशेज है ना उनकी वैरायटी. तो युविका का आंसर मेरे ख्याल से करेक्ट है. और तनु चौधरी भी आज फॉर्म में है, वो भी आंसर दे रही हैं कि सर नॉलेज अबाउट फिश. एंड तनिषा चोपड़ा, टू गिव नॉलेज टू द फार्मर फिशरमैन. यस, करेक्ट है. तो मेन पर्पस वैसे ये है, लेकिन बात परिधि की भी सही है कि इतना तामझाम जब करा है तो टूरिस्ट भी तो अट्रैक्ट करेंगे ना, जब इतनी सुंदर तरीके से आप फिश की इंफॉर्मेशन दोगे. वेरी गुड, करेक्ट है परिधि. अच्छा, अब आप जल्दी से मेरे को बताओ कि हमने लास्ट क्लास में निहारिका, साक्षी अग्रवाल, एंड ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ ब्रह्मजोत कौर से एंड लक्ष्य सहगल से और अबिल से, ये हमने टाइगर रिजर्व पिछली क्लास में क्यों डिस्कस किया? करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों हमने इसको टॉपिक उठाया? यस. एंड सिमर भी लास्ट क्लास में थे, ठीक है.
सो वेल 53 रिजर्व्स हैं, ऐसा अनुभव का मानना है। ठीक है अनुभव, 53 रिजर्व्स हैं, ये तो करेक्ट है। लेकिन हमने क्वेश्चन क्यों डिस्कस किया था, ये टॉपिक आया क्यों? उत्तर प्रदेश के रानीपुर में टाइगर रिजर्व ओपन हुआ, ऐसा सुरभि का कहना है, और तनु चौधरी भी सुरभि की बात से बिल्कुल एग्री कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से करेक्ट है, क्योंकि न्यू टाइगर रिजर्व हमने बोला था कि उत्तर प्रदेश रानीपुर में स्टैब्लिश हुआ। फिर उसके बाद हमने टाइगर की काउंटिंग डिस्कस की थी आपके साथ। तो आप मेरे को बताओगे, जिया और जीतू ने आज शायद अटेंड नहीं करा, एंड आई पैड मिस्टर आर्यन शायद आज उपस्थित हैं, तो आर्यन से पूछ लेते हैं। आर्यन, आप मेरे को बताओगे कि ये कितने टाइगर्स हैं टोटल इंडिया में जो लास्ट सेंसस हुई थी, और कितने आफ्टर कितने सालों के बाद हम लोग टाइगर सेंसस करते हैं अपने यहाँ पर? जैसे हमारी डिकेडल सेंसस तो 10 साल के बाद होती है। ओके, सो मान्य शर्मा ने बोला सर अराउंड 4000। तो मेरे ख्याल से साक्षी शर्मा ने बोला 2000 प्लस। ओके, सिमर ने तो गजब ही कर दिया, इन्होंने तो एग्जैक्ट बता दिया 3167। तो बिल्कुल करेक्ट है, मान्य शर्मा ने भी सही आंसर दिया, 4000 अराउंड, मतलब 3167। तो साक्षी शर्मा आप समझ गए हो गए, 2022 में सेंसस हुई थी। वैसे लास्ट सेंसस कब हुई थी? 2022 से पहले। यस राइट, आई पैड उज्जवल करेक्ट है। कितने सालों के बाद हम ये सेंसस कर रहे हैं? यस, ब्रह्मजोत कौर, लक्ष्य सहगल, ईशा गोबर, यश, हरसिदक सिंह। 10 साल के बाद नहीं, 4 इयर्स के बाद साक्षी। एंड लव्या ने आज शायद क्लास अटेंड नहीं करी, अदरवाइज लव्या जो है वो तो छाया रहता है चैट बॉक्स पे, और कुछ भी पूछो ही इज ऑलवेज रेडी। सो वीनी, वीनी, VENI शायद फर्स्ट क्लास है इनकी आज। सो आफ्टर एवरी 4 ईयर हम लोग अपनी टाइगर सेंसस करते हैं। वैसे अब मेरे दो क्वेश्चन है जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ पॉइंट डिस्कस किया था टाइगर से रिलेटेड। एक तो प्रोजेक्ट टाइगर हमने कब स्टार्ट किया था, और हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब का है? ये क्वेश्चन मैंने BJMC, BBS, DMS में एग्जाम में क्वेश्चन देखा है 10 ईयर में। सो वेल, तनु चौधरी ने बोला है कि सर 1972। तो होप आप सब जो आंसर दे रहे हो, क्षितिज, मान्या, अनुभव, सुरभि, सुरभि ने शायद 1973 शायद प्रोजेक्ट टाइगर को बोला होगा, और आप सब 1972 दे रहे हो, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ दैट यू आर गिविंग आंसर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। यस, सो मान्य शर्मा, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में हमने स्टार्ट किया। राइट, विदिता बजाज भी एग्री करेंगी मान्य शर्मा के आंसर से। चलो ठीक है जी, वेरी गुड। अच्छा, अब आप मेरे को ये बताओ, थोड़ा सा टफ है, अगर देखो बता पाए। अरुणाचल प्रदेश में एक नया एयरपोर्ट लॉन्च हुआ था, सन और मून। तो क्या उसके लिए इन्होंने नाम यूज किया है? अगर कुछ आइडिया हो, भूमि गुप्ता, ईशु भारद्वाज एंड दिव्या अरोड़ा। मनस्वी सूद भी आंसर दे सकती है। ओके, डॉनाई पोलो, राइट, तनु चौधरी ने आंसर दिया और अनुभव ने आंसर दिया डॉनाई पोलो। युविका ने भी आंसर दिया है कि सर इसका नाम था डॉनाई, डॉन यही, डॉनाई पोलो करेक्ट है। सो डॉन यही जो है वो सन था, और पोलो मीन्स मून, तो उसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश में उस एयरपोर्ट का नाम इन्होंने चेंज करके ये नाम नया रखा है। करेक्ट है। वैसे नॉर्थ ईस्ट में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि टोटल कितने एयरपोर्ट्स हो गए, मतलब मैंने आपको बताया था कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। सो ऋत्विक कटारिया अगर इसका आंसर दे पाए, एंड साक्षी अग्रवाल, हरमन, ईशान, निष्ठा। ओके, सो आप लोग का कहना है कि सर अराउंड 16 के आसपास जो है वो एयरपोर्ट हो चुके हैं वहां पर। तो हाँ ठीक है, 9 थे, और अभी जो है काफी डेवलपमेंट हुआ और 16 एयरपोर्ट हो गए। करेक्ट है, वेरी गुड। चलो ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश की आई थिंक होप कैपिटल आप सबको पता है, पूछने की जरूरत नहीं है, ईटानगर है ना। और अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमारे स्टेट्स को टच करता है, जिसमें आसाम है, और ये टच करता है आपका नागालैंड के साथ। करेक्ट, चलो ठीक है, डन है जी, वेरी गुड। उसके बाद आप जल्दी से मेरे को ये बताओ, हमने एक बर्ड काउंट डिस्कस किया था, मतलब एक स्टेट है जहां पे तोखू, इमोंग बर्ड काउंट अभी हुआ, थोड़ा एजुकेट करने के लिए। और युविका वंश एंड विदिता बजाज, दिवजोत सिंह, दिव्या अरोड़ा, ईशु भारद्वाज से वैसे मेरा क्वेश्चन है, लेकिन एज यूजुअल तन्नू चौधरी, मान्य शर्मा, अनुभव, अनुभव ने खैर आंसर अभी तक नहीं दिया, लेकिन ये सब स्टूडेंट ऑलवेज रेडी टू गिव द राइट आंसर। तो करेक्ट है दिवजोत, युविका, वैभवी, मान्या, तनु, नागालैंड, राइट, और नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, हमने इसको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। करेक्ट है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है तवनूर सिंह से। तवनूर, आप मेरे को बताओ कि बेस्ट एम्प्लॉयर की अगर बात करें, कहाँ के, किस कंपनी के एम्प्लॉयज उससे बहुत खुश हैं वर्ल्ड लेवल पे, और इंडिया में वो बेस्ट कंपनी कौन सी है? मतलब इंडिया में नंबर 1 और वर्ल्ड में नंबर 1, दैट इज माय क्वेश्चन।
सो उज्जवल, मान्य और तनिषा ने आंसर दिया है रिलायंस, सैमसंग। तो मेरे ख्याल से ठीक है, सैमसंग आप ये मान के चल रहे हो कि वर्ल्ड लेवल पे है, और अपने इंडिया में टॉप पे रिलायंस है, लेकिन वर्ल्ड पे रिलायंस की रैंक है 20th। तो वेरी गुड युविका, सुरभि, तवनूर, आयुष, मान्या, क्षितिज, करेक्ट है आप लोगों के आंसर। वेरी गुड एवरीवन, करेक्ट। अच्छा, फिर आप मेरे को ये बताओ, हमने डिस्कस किया था एक लॉ कमीशन मैंने आपको बताया था। तो लॉ कमीशन के बारे में तनिषा चोपड़ा, आप जो भी कुछ जानते हो, लक्ष्य सहगल, यश, आप तीनों से मेरा क्वेश्चन है, जो भी आप लॉ कमीशन के बारे में जानते हो आप प्लीज उसको मेंशन करो चैट बॉक्स पे। सारिका परमार की अगर ये फर्स्ट क्लास नहीं है और अगर वो रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रहे हैं तो वो भी बता सकते हैं इसका आंसर, लॉ कमीशन। सो ऋतुराज, ओके वेरी गुड, ऋतुराज अवस्थी जो है वो चेयरपर्सन बने हैं, ऐसा अनुभव मैंने आंसर दिया है, बिल्कुल ठीक है। सो लॉ कमीशन के चेयरपर्सन ऋतुराज अवस्थी थे, दैट्स व्हाई वी डिस्कस इन द क्लास, करेक्ट है, वेरी गुड अनुभव। And any other information you want to share? Yes, Yuvika, Ishan Rana, Nishtha, Tanisha, Manya, Sakshi. It is made for 3 years and neither constitutional body nor statutory body. Oh, very good. तन्नू तो मैंने बोला है, आज तो पूरा अच्छे से रट्टा लगा के ये बैठी हुई है और इसको हर आंसर पता है, हर क्वेश्चन का आंसर इसको आता है। और अनुभव ने बोला है सर 22nd लॉ कमीशन है ये, तो बिल्कुल करेक्ट है, 22nd लॉ कमीशन था, 3 इयर्स के बाद सेटअप होता है, और ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी गवर्नमेंट ने अपने दम पे इसको बना दिया, ऑपोजिशन से नहीं पूछती, और ये लीगल रिफॉर्म्स को लेकर सजेशन देते रहते हैं, करेक्ट है, वेरी गुड। चलो ठीक है, उसके बाद लास्ट 2 क्वेश्चंस, फिर हम इसको रिवीजन सेशन को एंड करते हैं। आप मेरे को इतना बता दो कि एडीबी मैंने आपको बताया था, एक बैंक है एडीबी, आप मेरे को बताओगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है और उसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है। युविका, वंश, साक्षी अग्रवाल से मेरा क्वेश्चन है, एंड साक्षी शर्मा से, ऋत्विक से। सो वेयर इज द हेडक्वार्टर एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म? एडीबी स्टैंड्स फॉर। सो तनु चौधरी ने आंसर दिया एशियन डेवलपमेंट बैंक, युविका, मान्या एंड तवनूर सिंह ने भी आंसर दिया, क्षितिज, तनिषा चोपड़ा, सुरभि, यस करेक्ट। तो मनीला फिलीपींस की कैपिटल है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है, 1966 में एडीबी को स्टैब्लिशमेंट मिला, राइट। सो सिमर, आप कहीं खो गए शायद इन क्वेश्चंस में, आपने भी 1-2 क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, सिमर से पूछ लेते हैं। सिमर, आप मेरे को बताओगे कि लूला डिसिल्वा अभी कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं? हमने एमसीक्यू में भी डिस्कस किया था और मैंने स्लाइड में भी इस क्वेश्चन को लिया था। सो अनुभव और मिस्टर गुलाटी ने आंसर दिया है कि सर लूला डिसिल्वा जो है, लुइस इनाकियो लूला डिसिल्वा बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, राइट, करेक्ट है। सो बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का, ब्राजील के ये नए प्रेसिडेंट बने हैं। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन, एंड दिस इज वेरी अमेजिंग टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू एंड टू आस्क द क्वेश्चन, बिकॉज आप लोग जब आंसर्स देते हो तो उससे लगता है कि आप लोगों ने लास्ट क्लास को बहुत अच्छे से सुना था। एंड हिति ने थोड़े कम आंसर दिए लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि दोज स्टूडेंट नॉट गिविंग द आंसर इन द चैट बॉक्स, एटलीस्ट कम से कम उनको क्वेश्चन सुन के क्लिक कर रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा लगता है कि यार क्या फिंगर चलानी, एक ही बार चलाएंगे जब एग्जाम आएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप एनर्जी सेव करके रखो अपनी, लेकिन उस एनर्जी को प्लीज यूज करना जरूर एग्जामिनेशन हॉल में, जिसको आप आज सेव करके चल रहे हो। सो ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक पर, और नवंबर करंट अफेयर्स को विल फिनिश, राइट। सो ठीक है, तो एक बार आप में से अगर कोई स्टूडेंट मेरे को गाइड कर दे कि हमारी लास्ट न्यूज कौन सी थी करंट अफेयर्स नवंबर में, हमने कहाँ पे एंड किया था लास्ट टॉपिक। ओके, तो मेरे ख्याल से शायद पीएम ऑफ इजराइल, ओके राइट सुरभि, थैंक यू सुरभि। ओके, तो मेरे ख्याल से हाँ यही लास्ट स्लाइड थी, जैसा सुरभि ने हमें गाइड करा है, करेक्ट है। सो बेंजामिन नेतन्याहू इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, करेक्ट। चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, मूव करते हैं। सो वेल, हम लोगों ने अभी तक ये डिस्कस किया है कि ये नए प्रेसिडेंट बने, और इनसे रिलेटेड मैंने आपसे एमसीक्यू पूछा था, और अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये मुझे हाँ आपके साथ डिस्कस करना था। तो मैं पहले आपको ये बता दूं, मैं आपको फिर से वो लास्ट स्लाइड दिखाता हूँ, आप इस लास्ट स्लाइड को देखना, और इसमें ना वी आर कृष्णन गुप्ता
जो है वो अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ भारत पेट्रोलियम। तो ठीक है, हमारे लिए कोई काम की बात नहीं है। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के ये नए चेयरमैन बने हैं, तो ठीक है बने हैं, तो कोई इतनी धमाकेदार न्यूज नहीं है। लेकिन मुझे आपको बताना था कि बीपीसीएल क्या है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। बीपीसीएल भी इनफैक्ट मुझे आपको नहीं बताना, मुझे बीपीसीएल के थ्रू एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना है, और वो है नवरत्ना कंपनीज। नव नवरत्ना कंपनीज। वैसे नवरत्ना जब हम बात करते हैं ना, तो मुझे कभी कभी तो इंडियन कुजीन में एक रेस्टोरेंट में जब हम जाते हैं तो एक एक डिश आ जाती है ध्यान में, मेन कोर्स में नवरत्न कोरमा, है ना। शायद आप लोगों ने कभी देखा हो मेन्यू में, होटल के रेस्टोरेंट के मेन्यू में होता है नवरत्न कोरमा, चीज टोमेटो, है ना, चीज बटर मसाला। तो नवरत्न कोरमा। और फिर नवरत्न से कभी कभी हमें ध्यान आ जाता है अकबर का भी। शायद आप लोग को पता हो कि अकबर के कोर्ट में 9 जेम्स थे। तो मेरा क्वेश्चन है सिमर से और उस स्टूडेंट से जिनकी आज फर्स्ट क्लास है। वैसे सारा से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि सारा ने बोला है कि सर मेरी तो फर्स्ट क्लास है नहीं, और मैं तो सारी क्लासेस आपकी अटेंड कर रही हूँ। ठीक है, तो सारा से पूछते हैं, अंकित से पूछते हैं। अंकित को भी मैंने शायद पहली बार ही देखा है क्लास में। हिति गुलाटी और हितर्थ गुलाटी, दोनों गुलाटी जी से पूछ लेते हैं। अकबर के कोर्ट में कोई बहुत टैलेंटेड नवरत्न को आप जानते हो, या एक या दो कोई भी नाम अगर आपने कभी सुने हो। वैसे मिस्टर हितर्थ गुलाटी जी और अनुभव ने बोला है। यस करेक्ट है, वेरी गुड। सेल और भेल जो है वो एग्जाम्पल हैं इनके। तो ठीक है, मैं पहले आप लोगों की बात पर आ जाता हूँ। यस बीरबल है ना, आप लोगों ने जो आंसर दिया, बीरबल जो है वो बिल्कुल तानसेन, वेरी गुड साक्षी, तानसेन। तानसेन के बारे में कहते थे जब वो गाते थे ना तो दीप जल जाते थे। राग मल्हार जब गाते थे तो क्लाउड्स आके बारिश कर देते थे। और मुल्ला दो प्याजा, वेरी गुड करेक्ट आईपैड। मुल्ला दो प्याजा जो है ये वही है जो इंडियन मुगलई कुजीन, आपने कभी सुना होगा ना, मुगलई दो प्याजा, है ना, मुगलई चिकन। ये सब जो है मुल्ला दो प्याजा जो है वो डिशेस बनाते थे अकबर के लिए। खैर मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा था कि एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि महेश दास किसका नाम था, किस नवरत्न का रियल नेम। तो अकबर का जो सबसे चहेता वो था बीरबल। और बीरबल के बारे में कहा जाता है कि अकबर कुछ भी काम करता था ना, बीरबल से पूछ के करता था। और बीरबल का वैसे रियल नेम था महेश दास। तो मैं आपको थोड़ा बीरबल के बारे में एक वैसे इंटरेस्टिंग स्टोरी याद आ गई तो आपको बता देता हूँ। अब अकबर क्यों बीरबल के साथ इतना लगाव था और हर बात वो उससे पूछता था, उसका रीजन है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, इस स्टोरी से आपको आइडिया लग जाएगा कि अकबर क्यों बीरबल से हर बात पूछता था। ऐसा कहते हैं कि बीरबल को ना आम बड़े अच्छे लगते थे, ही फॉन्ड ऑफ मैंगोज। बट अकबर डिड नॉट लाइक मैंगो एट ऑल, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे अकबर को। तो एक बार बीरबल अकबर के साथ बैठा हुआ था, तो बीरबल ने अकबर से कहा कि सर बाप का ना स्टमक स्टमक बड़ा निकल गया है, तोंद वोंद निकल गई आपकी, थोड़ा ना वॉक करा करो मेरे साथ। और मेरे को देखो मैं कितना स्लिम ट्रिम हूँ। तो अकबर ने कहा यार क्या करना होगा। बीरबल ने कहा करना है क्या, सुबह मॉर्निंग वॉक पे चला करो आप मेरे साथ। तो उसने कहा ठीक है यार बीरबल भाई, उठा दियो तू मेरे को सुबह आकर। कितने बजे जाता है, उसने कहा सर मैं 4:30 बजे उठ जाता हूँ। हाँ वेरी गुड करेक्ट राइट आईपैड। तो बीरबल ने अकबर को मॉर्निंग वॉक पे ले जाना शुरू किया। तो ये दोनों सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे और ब्रिस्क वॉक करते थे। तो एक दिन कर रहे थे तो करते करते थके, अकबर ने बीरबल से कहा यार बीरबल ये जरा चौराहा आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा ये पुलिया है, इस पे बैठ जाते हैं। तो ये दोनों बैठ के थोड़ा हाफने लगे, थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, तो अचानक इनकी नजर पड़ी क्रॉस रोड चौराहे पे एक मैंगो रखा हुआ था, आम गिरा हुआ था। अब गिर गया होगा, कोई ठेली वेली वाला रात को घर जा रहा होगा, वो आम गिर गया, पड़ा हुआ था वो चौराहे पे। तो अकबर और बीरबल दोनों वो मैंगो देखने लगे, तो एक गधा आया, उसने आम को सूंघा और चला गया। तो अकबर बड़े जोर जोर से हंसने लगा। अकबर ने कहा देख मूर्ख, तेरे को आम अच्छे लगते हैं, गधा भी आम नहीं खाता, वो भी सूंघ के चला गया। तो बीरबल ने कहा नहीं मुगल बादशाह, ये ना खाली गधों को ही नहीं अच्छे लगते, बाकी ये सबको अच्छे लगते हैं। तो अब आप समझ गए, इनडायरेक्टली बीरबल ने अकबर को गधा बता दिया कि ये जो जितने भी गधे हैं ना उनको आम नहीं अच्छे लगते, तो आप भी गधे ही हो, क्योंकि आपको भी आम नहीं अच्छे लगते। तो अब आप इस कहानी का सार क्या है, जिस्ट ये है कि अकबर इतना, बीरबल इतना मुंह फट था कि मुगल बादशाह होगा वो अपने घर का, उसे जो कहना है ना वो मुगल बादशाह के मुंह पे कह देता था। और इसी क्वालिटी की वजह से अकबर बीरबल को पसंद करता था कि यार मैं कुछ भी पूछूंगा ना ये मुझे एग्जैक्ट
राय देगा, सजेशन देगा। अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे बोल देगा कि आप गलत हो, क्योंकि बाकी किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे को बताए कि मैं गलत हूं, तो मुझे पता नहीं लगेगा मुझे डिसीजन मेरा सही है या गलत। तो ये क्वालिटी बीरबल की। तो खैर ये तो रही नवरत्नों की बात। अब बात करते हैं अपनी नवरत्न की। भारत सरकार ने जब प्राइवेटाइजेशन करना शुरू किया तो बहुत सारी सरकारी कंपनियां लॉस में जा रही थी, तो सरकार ने हर सरकारी कंपनी को बेचा। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी थी जो बड़ी प्रॉफिटेबल थी, और जो प्रॉफिटेबल 9 प्रॉफिटेबल कंपनीज थी, गवर्नमेंट ने उनको नवरत्न का टैग दिया 1995 में। यानी ये वो मेरी नवरत्न कंपनी है जो मेरी सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसमें बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, ओएनजीसी, आपने बीएचईएल का नाम सुना होगा, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, ये सारी की सारी नवरत्न कंपनीज थी गवर्नमेंट की, एनटीपीसी, एनएचपीसी। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट को ये लगा कि यार अब इनमें और कंपटीशन क्रिएट करते हैं कि तुम में कौन बेस्ट है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, 2010 में महारत्ना कंपनी का टैग निकाला। महारत्ना मतलब जो मेरी नवरत्नों में बेस्ट होगी, मैं उसको इस रैंक से, इस रैंक में, इस कैटेगरी में डाल दूंगा, महारत्ना, नवरत्नों में भी बेस्ट। तो मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूं, आप यहाँ पे ये देखना, ये इंडियन गवर्नमेंट की महारत्ना कंपनीज हैं, ये उनकी लिस्ट है, और ये नवरत्ना कंपनीज की लिस्ट है। तो मोटी मोटी अगर बात करें तो 12 महारत्ना है और 12 नवरत्ना कंपनीज है आज। और ये गवर्नमेंट ने कब से टैग दिया, 2010, और ये कब से दिया, 1995। अब बात आती है कि सर ये कैसे मिलता है, तो खैर वो थोड़ी डेप्थ इकोनॉमिक्स में है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। कुछ 6 टर्म्स है कि जैसे इनका टर्नओवर इतना होना चाहिए, लास्ट 3 इयर्स में इनका इतना प्रॉफिट हो, इतने एम्प्लॉयज इनके पास हो, है ना। तो उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, खैर हम उसमें नहीं जा रहे। तो बस मेरा पर्पस ये था कि मैं आपको बताऊं कि महारत्ना कंपनीज, नवरत्ना कंपनीज है गवर्नमेंट की, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, और ये प्योर सरकारी कंपनियां हैं। तो यहाँ पे वो बात आती है कि बीपीसीएल जो है वो कैसी कंपनी है, महारत्ना कंपनी है, करेक्ट। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, क्षितिज, तनिषा, साक्षी। सो बीपीसीएल इज महारत्ना कंपनी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। करेक्ट है, चलो। और ये गेल आप समझ लो, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, करेक्ट। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, आपने इनके नाम सुने होंगे, एनटीपीसी। ठीक है जी, डन है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। सो महारत्ना, नवरत्ना कंपनीज। अब आप देखो कि कैसे कभी कोई इंस्टीट्यूट ऐसे धूम मचा देता है अचानक। जैसे आजकल बायजूस की अगर बात करें, तो बायजूस या अन अकेडमी या और बहुत बड़े बड़े ग्रेट प्लेयर ऑनलाइन, जब मुझे याद है आज से बहुत साल पहले बायजूस ने जब ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था, तो उस समय बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बायजूस का मजाक उड़ाते थे कि यार बताओ ऑनलाइन में भी कोई बच्चा पढ़ता है। तो धीरे 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 स्लोली स्लोली इसने आगे कदम बढ़ाया। और फिर कोविड के समय तो आप देखो, जब ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन में आए, तब तक बायजूस जो है ऑनलाइन का अर्जुन बन चुका था। यानी वो ये महाभारत का वो अर्जुन बन चुका था, जिसने अपने सारी चीजों को पहले ही कवर अप कर लिया था। तो ये फोर साइटेडनेस होती है। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट अवनु। तो खैर चलो, हम वो बातें नहीं डिस्कस कर रहे। हम एक पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं कि बायजूस ने अभी लियोनल मेसी को एज ए ब्रांड एम्बेसडर प्रमोट किया एजुकेशन फॉर ऑल के लिए। तो अब, और मेसी कौन है, मेरे ख्याल से ये बताने की आपको जरूरत नहीं होगी। अर्जेंटीना वॉन फीफा वर्ल्ड कप 2002। अभी इसी से मैंने इस चीज को लिंक किया, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, तो मुझे ये आपके साथ डिस्कस करना था कि 2002 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ। वैसे अभी दिसंबर के करंट अफेयर्स में शायद ये पॉइंट आएगा, क्योंकि नवंबर में शुरू हुआ था और दिसंबर में जो है वो गेम फाइनल हुए, है ना। तो हमें दिसंबर में इसको डिस्कस कर लेंगे दोबारा, लेकिन मैंने इसको लिंक करा इस टॉपिक से कि अर्जेंटीना जो है वो फीफा वर्ल्ड कप जीता अगेंस्ट फ्रांस, पेनल्टी में, आपने देखा होगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था वो फुटबॉल फीफा का, करेक्ट। सो करेक्ट, राइट। सो काइलन मबापे, आपने नाम सुना होगा, फ्रांस का टॉप गोल स्कोरर था फीफा वर्ल्ड कप में, और उसने 7 गोल किए थे। तो खैर हम ज्यादा अगर ना चक्कर में पड़े, तो बस आपको सिर्फ अपने कंपटीशन में इतना याद रखना है, जो शायद एग्जाम में आने का चांस है, कि अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीता, और किसके अगेंस्ट, फ्रांस के। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, करेक्ट। ओके, तो ठीक है, आगे चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं।
अब बात करते हैं, मैंने अभी तक आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेचर के अवार्ड बताए थे और मेरे ख्याल से पूछने की जरूरत नहीं है। अ, काफी सारे स्टूडेंट, ईशु, जिया, जीतू, इन सबको पता होगा कि ज्ञानपीठ अवार्ड, व्यास सम्मान और सरस्वती अवार्ड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। उसी तरह से केरल का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप बस इसको गो थ्रू कर लेना। ऐसे केरल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लिटरेरी अवार्ड है, इजू थच्चन अवार्ड है, जो नोटेड मलयालम राइटर को मिला। तो खैर ठीक है, मैं बस खाली आपको इतना बताना चाह रहा था कि मलयालम जो है वो केरल की रीजनल लैंग्वेज है और केरल का एक बहुत फेमस क्लासिकल डांस है। तो कल्चर से भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो मेरा पर्पस था कि मैं आपको इस पॉइंट के थ्रू केरल के क्लासिकल डांस के बारे में आपसे पूछूं। तो मैं ये क्वेश्चन पूछ लेता हूं क्षितिज से, कुमुद से, लक्ष्य, मनस्वी से एंड दिवजोत सिंह से पूछ लेते हैं। दिवजोत मिस्टर गुलाटी से पूछ लेते हैं, हरमन से पूछ लेते हैं। हरमन की आज शायद फर्स्ट क्लास है, तो कुछ आइडिया है आपको? ओके, सो जीतू ने बोला है कि सर कथकली जो है वो केरला का कल्चरल डांस है। तो मेरे ख्याल से सब एग्री करेंगे, केरल का बिल्कुल जीतू का आंसर सही है। कथकली जो है वो केरल का डांस है, करेक्ट है। और क्षितिज ने भी आंसर दिया कथकली, करेक्ट। तो एक और क्लासिकल डांस पूछ रहा हूं, आप लोग कोशिश करना अगर बता पाए। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आप लोगों ने कभी सुना है? कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल डांस ऑफ, दैट इज माई क्वेश्चन। तो क्षितिज ने बोला है कि केरला शायद, क्योंकि क्षितिज को लग रहा है सारे के कुचिपुड़ी होंगे, या सारे के वाले डांस केरला को बिलोंग करेंगे। ओके, तो क्षितिज ने बोला सर फिर तमिलनाडु होगा। मान्य ने बोला है तमिलनाडु और दिवजोत ने बोला है आंध्र, लेकिन भूमि गुप्ता उड़ीसा और आई पैड एपी, और भूमि गुप्ता ने बोला क्वेश्चन मार्क। वैसे इसका राइट आंसर है कुचिपुड़ी फ्रॉम आंध्र प्रदेश। आप याद रखना, अगर नहीं पता तो नोटबुक पे नोट कर लो। ये दो तीन क्लासिकल डांस ना बड़े इंपॉर्टेंट है, जो मैं 10 years में फ्रिक्वेंटली देखता रहता हूँ। एक तो आपका कथकली केरला, लिख लो इसको जिसको नहीं पता। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस। एक भरतनाट्यम बड़ा फेमस है, और भरतनाट्यम अगर कुमुद या सारा या सिमर, सुरभि, ये तीनों एस एस वाले स्टूडेंट से पूछ लेते हैं, भरतनाट्यम इज द क्लासिकल डांस ऑफ, यस तवनूर, उज्जवल, वैभवी, कुछ आइडिया है आपको? तो भरतनाट्यम बिल्कुल भूमि, एंड सारिका, द राइट आंसर इज तमिलनाडु। तो अब आप समझ गए, तीन स्टेट के तीन क्लासिकल डांस मैंने आपको बताए। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, का से कथकली, का से केरला, एंड भरतनाट्यम तमिलनाडु। फोर्थ क्लासिकल डांस जो बहुत फेमस है और वो है कथक। तो मेरा क्वेश्चन है मिस्टर वंश से, युविका से, विदिता बजाज से, कथक के बारे में आयुष गुप्ता भी बता सकते हैं। कुछ आइडिया है कथक कहाँ का क्लासिकल डांस है? एनी आइडिया? और मैं आपको एक डांसर बता देता हूँ, ग्रेट, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज की भी डेथ हुई थी लास्ट ईयर, एंड ही वाज अ ग्रेट कथक डांसर। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल डांस है। तो आप पहले तो साउथ से बाहर आ जाओ, ये उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आंसर मत देना। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, यूपी। वेरी गुड तवनूर, वेरी गुड युविका, इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। तो क्लैप कर सकते हैं तवनूर और युविका के लिए, करेक्ट है उत्तर प्रदेश। तो भी आप समझ गए, फोर क्लासिकल डांस, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक केरला, और ग्रेट डांसर कथक के बिरजू महाराज। वैसे आप लोग को आइडिया है, हेमा मालिनी भी बहुत ग्रेट क्लासिकल डांसर है। तो आपको आइडिया है कि हेमा मालिनी कौन सा क्लासिकल डांस करती है? आयुष गुप्ता, आरुषि, अनुभव, अबिल, हेमा मालिनी किस क्लासिकल डांसर, डांस की ग्रेट डांसर है? कुमुद, युविका, विदिता, विनी, विनी, VENI, एंड वंश। ठीक है, तो साइलेंट मोड पर अभी है हमारा चैट बॉक्स, तो मैं बता देता हूं आपको इसका आंसर। भरतनाट्यम नहीं तनिषा, इसका आंसर है मोहिनी अट्टम। और ये जितने अट्टम पट्टम आएंगे ना वो सब केरला है। तो मोहिनी अट्टम भी एक क्लासिकल डांस है और वो है केरला का। तो केरल के दो क्लासिकल डांस मैंने आपको बताए, कथकली और मोहिनी अट्टम, करेक्ट। तो आप इसको याद रखना, हेमा मालिनी मोहिनी अट्टम की ग्रेट क्लासिकल डांसर है। चलो ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट न्यूज पर। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है स्पोर्ट्स सेक्शन से।
सुल्तान ऑफ जोहर कप। तो मैं इसको दिखाने से पहले आप लोगों से मैं वो स्लाइड हटा दी मैंने जानबूझकर, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि एक सुल्तान जोहर कप है। तवनूर से क्वेश्चन है मेरा, और विनी से मेरा क्वेश्चन है, एंड सिमर से। ये सुल्तान जोहर कप कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या टेबल टेनिस। दैट इज माय ऑप्शंस। ओके, सो तवनूर ने बोला है हॉकी, और बाकी सारे स्टूडेंट भूमि गुप्ता, दरपित, सिमर सब बोल रहे हैं कि सर हॉकी से रिलेटेड है सुल्तान जोहर कप। करेक्ट है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आप लोगों ने आंसर, सटीक आंसर दिया है। और या हो सकता है आपको स्लाइड एकदम आपने देख ली हो। तो बिल्कुल इंडिया ने डिफीट करा है ऑस्ट्रेलिया को, ये इंपॉर्टेंट है। सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022, और इंडिया की जूनियर मैंस हॉकी टीम थी जो ये सुल्तान जोहर कप जिन्होंने खेला। तो ठीक है, मलेशिया में वैसे ये हुआ था गेम, मलेशिया। मलेशिया के मलेशिया बहुत सुंदर है। मलेशिया की एक पंच लाइन है, ट्रूली एशिया, राइट। सो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना पहले याद रखना है कि सुल्तान ऑफ जोहर कप क्या है, हॉकी, और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को डिफीट किया जूनियर मैंस हॉकी टीम ने। तो फिर भी अब चूंकि बात आई है मलेशिया की, तो किसी को आइडिया है कि मलेशिया की कैपिटल क्या है? क्योंकि कभी कभी मैंने आपके एग्जाम्स में कैपिटल भी देखी है कुछ कंट्रीज की, वो पूछ लेता है। तो हर्सी हर्सी डक सिंह से पूछ लेते हैं, और हिति गुलाटी से पूछ लेते हैं, कुछ आइडिया हो। ओके, तो तवनूर सिंह ने आंसर दिया कि सर कुआलालंपुर। वेरी गुड मान्या, वेरी गुड दिवजोत, वेरी गुड युविका, कुआलालंपुर करेक्ट है, वेरी गुड। कुआलालंपुर, ट्रूली एशिया, द कैपिटल ऑफ मलेशिया। वेरी गुड, करेक्ट। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो सुल्तान जोहर कप हॉकी हमें आज पता लग गया, एक नया स्पोर्ट। ठीक है, अच्छा उसके बाद ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं, डेज इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। हाँ, अब मुझे आपके साथ ये न्यूज डिस्कस करनी थी। ईला भट्ट, आपने ईला अरुणानी, ईला अरुण का नाम सुना होगा, लेकिन ईला भट्ट, पूजा भट्ट, महेश भट्ट के आपने नाम सुने होंगे। बॉलीवुड के जेम्स हैं ये दोनों, डैडी और बेटी। बट यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ ईला भट्ट के बारे में। और ये जो ईला भट्ट हैं ये कौन है, पहले मैं आपको इनके बारे में थोड़ा बता दूं। ये सेवा की फाउंडर है। अभी सेवा क्या है? सेवा मतलब सेवा है, सर्व करना है, वैसे तो बात तो सही है। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, जीतू ने बोला है। वेरी गुड जीतू, आप बहुत कम आंसर देते हो, लेकिन जब आप देते हो तो आप धमाका कर देते हो। और जीतू का आंसर बिल्कुल सही है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। ये एक एनजीओ है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और ईला भट्ट ने इसके थ्रू बहुत सारे काम करे हैं, और खासतौर से गुजरात की वुमेन को सेल्फ रिलायंट बनाने में काफी काम किया। तो ईला भट्ट क्यों हम लोग डिस्कस करें, क्योंकि अभी इनकी डेथ हो गई है, इस वजह से हम इनको डिस्कस कर रहे हैं, ईला भट्ट को। तो ये थोड़ा सा आप ना इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लो। मुझे लगता है कि शायद ये क्वेश्चन आना बनता है, और उसको हार्ट में बसा लो। ये क्वेश्चन शायद आपके एग्जाम में आ जाए। करेक्ट, ईला भट्ट। तो ईला भट्ट के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। मैंने इनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वैसे। तो ये जीतू ने जो भी बोला, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। एंड ईला भट्ट नोटेड गांधीयन मानी जाती है, लीडिंग वुमेन एम्पावरमेंट एक्टिविस्ट है, राइट। एंड बहुत सारे अवार्ड इनको मिले हैं, पद्म भूषण आप देख सकते हो, रमन मैग्सेसे अवार्ड। क्या आप लोगों ने कभी रमन मैग्सेसे अवार्ड सुना है क्या? और अबिल अनुभव, आईपैड, ईशान राणा, ईशु भारद्वाज, कभी आपने रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है? वैसे अरविंद केजरीवाल को भी रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है। अरविंद केजरीवाल को भी ये अवार्ड मिला हुआ है। परिवर्तन शायद उनकी कोई एनजीओ थी, उसके लिए उनको मिला था। रवीश कुमार गॉड दिस, यस, रवीश कुमार एनडीटीवी के जो एंकर है। एंड करेक्ट है तवनूर, आप सही बोल रहे हो। सो और किसी को आइडिया है क्या, ये कौन सी कंट्री, मतलब कौन देता है ये अवार्ड? चलो ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। मेरे ख्याल से जीतू अगर बता पाए, जीतू को कुछ आइडिया हो। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको, ये अवार्ड है, यस यस यस, वेटिंग वेटिंग योर आंसर। एक कंट्री देती है, और आपको पता है इसे एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है। और ये कई सारी फील्ड में दिया जाता है। जनरली हम इसको वैसे करते नहीं है, हम तब करते हैं जब किसी इंडियन को किसी फील्ड में रमन मैग्सेसे अवार्ड मिल जाए। और ये उस कंट्री के प्रेसिडेंट थे, इनकी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी, तो उनके नाम पर ये कंट्री अवार्ड देने लगी। करेक्ट।
सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कंट्री है फिलीपींस। फिलीपींस जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड देती है एवरी ईयर। ये उसके प्रेसिडेंट थे, हेड ऑफ नेशन थे। इनकी एक प्लेन क्रैश में डेथ हुई और उनके नाम पे अवार्ड मिलता है कई सारी कैटेगरीज में। तो इसको एशिया का नोबेल प्राइज बोलते हैं। वो भी इनको मिला, इला भट्ट को। तो खैर इला भट्ट के बारे में आप समझ ही गए। गांधी पीस प्राइज इनको मिला, ये भी बहुत रिनाउंड प्राइज है। तो कोई बात नहीं, आप ये प्राइज छोड़ दो, अगर आपको नहीं याद करने हैं तो आप छोड़ सकते हो। बस मेरा पर्पस ये था कि मैं आपको रमन मैग्सेसे अवार्ड बता दूं इसके थ्रू। लेकिन हाँ, आपको इला भट्ट याद रखना है, सेवा की फाउंडर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। तो ये थोड़ी सी खास बात भी है। खास बात इसलिए कि ठीक है, चलो आपको पता हो, उज्जैन में वर्ल्ड की पहली फर्स्ट वैदिक क्लॉक टू बी इंस्टॉल्ड इन उज्जैन। और ये आप समझ रहे हो ना, ये जैसे हमारे जो टाइमिंग होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। वन को वैदिक में आदित्य, फिर ब्रह्म, अश्वनी, त्रिगणा, चतुर्वेदा, पंचगणा, राइट। तो ये 6 मतलब पंचगणा यानी 5, राइट। तो सप्त, अष्ट, नवम, दशम, रुद्र और आदित्य यानी 12। तो ये वैदिक क्लॉक लगाई है उज्जैन में। खैर कोई बात नहीं, छोड़ो इसको, इंपॉर्टेंट नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो भी सकती है, पता नहीं, पहली बार हुआ है तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा। अगर आ गया तो मैं भी अगले साल इस तरह की कुछ होगा तो मैं पढ़ाया करूंगा, बताऊंगा जी पिछले साल आया था। खैर मेरा तो पर्पस आपको एक चीज ये भी बताना था, मैं आपको उज्जैन के बारे में कुछ बताना चाह रहा था। कोई बताएगा वैसे उज्जैन है कहाँ पे? और अगर मैं ये क्वेश्चन सिमर से पूछूं और विनी, VENI से पूछूं, अगर वेयर इज उज्जैन, और उज्जैन के बारे में कोई भी 1 या 2 पॉइंट अगर आपको कुछ आइडिया हो। उज्जैन क्यों फेमस है? वैसे मध्य प्रदेश में है। आर्यन का आंसर सही है, मान्या का आंसर सही है, तवनूर ने बिल्कुल सही बोला है, मध्य प्रदेश। तो वंश, वैभवी, विदिता, बजाज, विनी, युविका, अगर इसका आंसर कुछ बताए। कुछ भी आपको उज्जैन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हो, जीके पॉइंट ऑफ व्यू से उज्जैन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्वेश्चन है 2 3 उज्जैन के ऊपर। ओके, स्पिरिचुअल साइट है, आर्यन ने बोला है। एक ने बोला कि सर यहाँ पर शिव मंदिर भी है, फेमस फॉर लॉर्ड शिवा टेम्पल, तनिषा चोपड़ा ने बोला है। वंश ने बोला सर टेम्पल है, वैसे कुछ ना समझ आया बोलो टेम्पल है ना, टेम्पल हर जगह है हिंदुस्तान में। ठीक है वंश, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं। ठीक है, और कोई आंसर? ठीक है। तो आपने सुना महाकाल ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग है हिंदुस्तान में, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर, राइट। सो जोमेटो राइट। तो ऐसे महाकालेश्वर मंदिर के लिए हम लोग इसको याद रखेंगे। और उज्जैन में ना, मैंने जो आपको बताना था बड़ी इंपॉर्टेंट बात, उज्जैन में एक रिवर है, शिप्रा रिवर। शायद आपने अगर कभी सुना हो। आपने कुंभ मेला सुना है ना, कुंभ मेला? ये कुंभ मेला वही मेला है जहाँ पे खो जाते हैं और 12 साल के बाद मिलते हैं। वो कुंभ जो है 12 साल के बाद लगता है। तो आपको पता है ना, इंडिया में कुंभ चार चार जगह लगता है। एक कहाँ लगता है आपका? हरिद्वार में लगता है एक, तो है ना, आपने अगर सुना हो हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है। एक आपका प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है ना, प्रयाग इलाहाबाद में। और एक आपका लगता है कहाँ पे? नासिक। सो नासिक में कुंभ मेला लगता है। और एक आपका लगता है उज्जैन में, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 4 प्लेसेस हैं। और आपको ये बात पता होगा कि इन दोनों में तो गंगा, तो गैंजेस के ऊपर कुंभ मेला लगता है, राइट। और नासिक में लगता है गोदावरी के ऊपर, गोदावरी रिवर है नासिक में, जिसे साउथ की गंगा बोलते हैं। सो पहले ना आप एक चीज ये याद रखना, ये ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, स्टैटिक जीके से कोरिलेट कर रहा हूँ इसको। गोदावरी रिवर जो है महाराष्ट्र में बहती है, और इसे साउथ की गंगा ऑफ डेक्कन बोलते हैं, दक्कन की गंगा। साउथ की गंगा कावेरी है वैसे, राइट। सो गोदावरी में, नासिक में कुंभ मेला, हरिद्वार और प्रयागराज में गंगा पे कुंभ मेला, और उज्जैन में शिप्रा रिवर के ऊपर कुंभ मेला लगता है। और सबके अपने अपने 12 12 साल आते हैं। यानी इसका अपना 12 ईयर्स के बाद इसका अपना 12 ईयर, इसका अपना 12 ईयर, और उज्जैन का अपना 12 ईयर। ठीक है। तो खैर आगे चलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको उज्जैन में 2 बातें मैंने आपको बताई, महाकालेश्वर टेम्पल, लॉर्ड शिवा, और शिप्रा रिवर जिसके ऊपर कुंभ मेला लगता है आफ्टर एवरी 12 ईयर। ठीक है। और यहाँ पे वैदिक क्लॉक अभी लगी है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, आगे आते हैं। अब बात करते हैं उज्जैन में वैसे, हाँ, जो और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थी वो ये कि आपने कभी ऑब्जर्वेटरी सवाई राजा जयसिंह का नाम, पता नहीं आपने कभी सुना हो या नहीं, महाराजा सवाई जयसिंह।
इन्होंने वहां पे एक ऑब्जर्वेटरी वेधशाला इस्टेब्लिश की थी। उज्जैन में भी है, 5 जगह उन्होंने ऑब्जर्वेटरी लगाई थी, उसमें से एक उज्जैन भी है। और वहीं पर इन्होंने ये वैदिक क्लॉक लगाई है उस ऑब्जर्वेटरी में। तो ठीक है, कोई खास बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। चलो, तो अपने टॉपिक पर आते हैं। अब ये इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये न्यूज। पीएम मोदी ने 108 फीट टॉल स्टैचू नादा प्रभु कैंपेगौड़ा जो है वो, इन्होंने एक स्टैचू का इनॉग्रेशन किया और उसको स्टेप वहां पे मतलब उसका उद्घाटन किया स्टैचू का। ये मैंने इसलिए आपके साथ डिस्कस किया कि पीएम मोदी ना जब जब जाके कोई बहुत बड़ी स्टैचू स्टैचू को स्टैब्लिश करते हैं ना, कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो इसलिए मुझे लगा कि अब चूंकि इन्होंने यहाँ पर स्टैब्लिश करी है तो शायद बन जाए क्वेश्चन। तो बस आप इतना याद रखना कि ये स्टैचू कहाँ पर है, बैंगलोर में है। कैंपेगौड़ा वैसे बैंगलोर का मेरे ख्याल से जो एयरपोर्ट है ना, उसका नाम भी है कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट ऑफ बेंगलुरु। अगर आप में से कभी कोई बैंगलोर गया हो या वहां से बिलोंग करता हो, सो ये वहां के एक बहुत बड़े रूलर थे और विजयनगर विजयनगर एम्पायर को बिलोंग करते थे। करेक्ट। सो विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड थे, इन्होंने वहां पर उसको स्टैब्लिश किया था। वैसे विजयनगर का आप लोगों ने कभी नाम सुना है? एक बहुत फेमस डायनेस्टी थी कर्नाटक की, साउथ की, और एक बड़ा फेमस रूलर है विजयनगर का। जैसे अकबर और बीरबल के किस्से फेमस है ना, ऐसी विजयनगर का एक रूलर है और उसका एक मिनिस्टर था, उन दोनों के किस्से बड़े फेमस हैं। तो खैर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं हर्षी दत्त से और हरमन से और मिस्टर गुलाटी से अगर पूछूं। बस जीतू और तवनूर ने आंसर दिया है और वैभवी ने भी। वेरी गुड, करेक्ट है। विजयनगर का ग्रेट रूलर, क्वेश्चन है 10 ईयर का, कृष्ण देव राय। और कृष्ण देव राय के कोर्ट में तेनाली रामा। वैसे कार्टून वार्टून आते हैं, वो पोगो पे आता है तेनाली रामा, आपने शायद अगर कभी सुना हो। कृष्णदेव राय का ग्रेट टैलेंटेड मिनिस्टर तेनाली रामा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ, अरे वेरी गुड आईपैड, तुलुव डायनेस्टी से था बिल्कुल। विजयनगर में 4 डायनेस्टी थी, संगम, सुलुव, तुलुव, अरिविडू। उसमें तुलुव डायनेस्टी का रूलर था कृष्णदेव राय। करेक्ट है। आर्यन की नॉलेज थोड़ी स्ट्रॉन्ग नॉलेज है, बड़े डेप्थ वाली बातें शेयर करता है आर्यन चैट बॉक्स पे। तो ठीक है, खैर अभी हम छोड़ते हैं कि तुलुक डायनेस्टी से थे। बस कृष्णदेव राय विजयनगर और उनका कोर्टियर तेनाली रामा। तो मुझे एक इंटरेस्टिंग बात याद आ रही है। कहते हैं कि फर्स्ट टाइम तेनाली रामा कृष्णदेव राय से मिलने आया, तो वो द्वारपाल खड़े होते ना, वो भाला लेके, वो राजा महाराजाओं के दरबार के बाहर गेट पे इन्हें बोलते थे द्वारपाल। तो द्वारपालों ने रोक दिया तेनाली रामा को, कहने लगे हाँ जी बोलो। इसने कहा मुझे राजा से मिलना है। तो उन्होंने कहा कि क्या काम है? तेनालीराम ने कहा मुझे कुछ बात शेयर करनी है, कुछ बताना है उनको, मैं बड़े दूर गांव से आया हूँ। उन्होंने कहा ऐसी कोई मुंह उठा के आ जाएगा, राजा से मिलना है, चलो भागो यहाँ से। तेनालीराम ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुझे मिलने दो प्लीज। इन्होंने कहा मिलने के पैसे लगते हैं, यहाँ चढ़ावा चढ़ता है, फिर अंदर जाने देते हैं हम। तेनालीराम ने कहा जी मैं हूँ फक्कड़, मेरे पास तो चवन्नी भी नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। तो कहने लगे ठीक है फिर भागो यहाँ से। तेनालीराम का दिमाग काम किया, बड़ा बड़ा वाइज पर्सन था। तेनालीराम ने कहा अच्छा एक काम करते हैं, चलो मैं जो बात शेयर करूंगा ना कृष्णदेव राय के साथ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है कि वो मुझे अवार्ड देगा। तो जो अवार्ड मिलेगा 50 मैं रख लूंगा, 50 तुम दोनों आपस में, 25-25 तुम रख लेना। अगर उसने मुझे 100, उसने मेरे को पूछा, मैं बोलूंगा 100 अशर्फियां, तो 50 मेरी, 25-25 तुम रख लेना सोने की या शर्फियां। तो उन्होंने कहा हम क्या बेवकूफ दिख रहे हैं? तो अवार्ड लेने के बाद पलट गया तो, अगर तेरे को इसने कुछ प्राइज दिया, रिवॉर्ड दिया, तू पलट गया तो तेनालीराम ने कहा तो क्या, मैं निकलूंगा तो यहीं से, मेरी कुटाई कर देना, रास्ता तो मुझे यही पता है, मैंने जाना तो यहीं से है ना वापस। तो इन दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी, द्वारपालों ने कहने लगे यार बात तो सही है, यहीं पीट देंगे इसको अगर इसने हमें अशर्फिया नहीं दी। कहने लगे चल ठीक है जा अंदर। ये तेनालीरामा अंदर गया। तेनालीरामा ने विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय को वो बात बताई, जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा तेनालीरामा हाँ आपसे बड़े खुश है, थैंक यू आपने इन्फॉर्मेशन दी। मतलब कोई डायनेस्टी पे कोई अटैक वटैक करने वाला था रूलर, और उसकी खुफिया कुछ बात इसको पता लगी थी। तो उसने बोला कि आप मांगो कुछ, हम बड़े खुश हैं, क्या चाहिए आपको? उसने कहा महाराज आप ना मेरे को 100 कोड़े मार दो। हंटर से वो मारते ना कोड़े, आपने बॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा कभी। उसने कहा सर 100 कोड़े मारो मेरे को। उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं रिवॉर्ड कह रहा हूँ, प्राइज।
कुछ अच्छी चीज लो मेरे से। उसने कहा सर मुझे यही चाहिए, आप मेरे को कोड़े मारो 100, और बाहर से ना अपने 2 द्वारपाल भी बुला लो, 25-25 उन दोनों को लगा दो, 50 मेरे को लगा देना। तो उसने कहा मतलब, तो उसने कृष्णदेवराय को सारी कहानी सुनाई कि जी ऐसे ऐसे हो रहा है आपके बाहर ना। तो कृष्णदेवराय को बड़ा मतलब शॉकिंग हुआ कि यार बताओ, मेरे से मिलने के लिए ब्राइब ली जाती है बाहर। तो कृष्णदेवराय ने तेनालीरामा को अपना एज ए मिनिस्टर अपॉइंट कर लिया, और फिर उसके बाद वो हर सजेशन तेनालीरामा से लेता था। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि तेनालीरामा किसका दरबारी, किसका कोर्ट मिनिस्टर था? तो आंसर है कृष्णदेव राय, विजयनगर एम्पायर। हाँ, सोनी सब पे वो सीरियल भी आता था अनुभव, यस करेक्ट। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। तो ये कैंपेगौड़ा जो है ये विजयनगर के रूलर हैं, और मोदी जी ने 108 फीट टॉल स्टैचू जो है स्टैब्लिश करी। ठीक है, तो नेक्स्ट पर चलते हैं, अब अपनी नेक्स्ट करंट अफेयर्स की न्यूज पर आते हैं। और ये न्यूज तो जी बड़ी धमाकेदार है, इस पूरी स्लाइड में ये सारी की सारी न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से मैक्सिमम न्यूज मुझे आपके साथ शेयर करनी है। तो पहले तो ये बताओ, आप लोगों ने, एक क्वेश्चन है मेरा, किससे पूछें किससे पूछें, हम पूछते हैं, यस, हम पूछते हैं सिमर से पूछ लेते हैं, और हम पूछ लेते हैं ब्रह्मजोत कौर से, ईशा गोगर से, दिव्या अरोड़ा से। क्या शार्क टैंक सीजन 1 सीजन 2 आप लोगों ने देखा है? सीजन 1 और सीजन 2 दोनों अगर देखे हो तो आयुष गुप्ता भी अगर चाहे तो आंसर दे सकते हैं। अच्छा, आईपैड ने, आर्यन ने तो बोला है कि सर मैं तो देखता था, और आईपैड की नॉलेज का लेवल देख के मुझे लगता है कि बिल्कुल आर्यन देखता होगा। आयुष गुप्ता, ओके, सीजन 1 है ना, सीजन 1 आपने देखा है, अच्छा ठीक है। और दिव्या अरोड़ा ने बोला कि सर सीजन 2, जीतू ने बोला सीजन 2, ठीक है। तो शार्क टैंक के बारे में मैंने बीच में पहले ही डिस्कस किया था कि नए नए स्टार्टअप्स आते थे इन्वेस्टमेंट के लिए, और कितने अच्छे अच्छे लोग क्या क्या स्टार्टअप लेकर है, मैं तो देख के दंग रह गया। वो बड़ा इंस्पिरेशनल एपिसोड सीरियल था वो, है ना। तो आपने वहां पे नाम सुना होगा, नमिता थापर का नाम सुना है ना आपने, नमिता थापर, है ना। और आपने गजल अलग का नाम सुना है, गजल अलग? हाँ, यस, आई एम आउट, है ना। मैं इससे लिंक नहीं कर पा रही हूँ, और मेरा इसमें एक्सपर्टीज नहीं है। ये नमिता थापर बोलती थी, तो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे काफी इस स्टेटमेंट की वो रही, फार्मा, है ना, फार्मा, ये माँ का है कहलाती थी। वो बोट का जो को फाउंडर था वो बड़ा मजाक उड़ाता था सीजन में। यस, तो फाउंडर ऑफ ममा अर्थ है गजल अलग, है ना। तो आप देखो कितनी बड़ी बात है, ये 3 हिंदुस्तान गुप्ता, यस देवजोत। सो 3 इंडियन वुमेन, सोमा मंडल, नमिता थापर, गजल अलग, इनको फोर्ब्स मैगजीन ने, फोर्ब्स एशिया की पावर बिजनेस वुमेन इनको डिक्लेयर किया। तो मैं आपको इनके बारे में दिखा देता हूँ, आप अगर इनकी इमेज आपने देखी होगी, तो ये गजल अलग है, ये ममा अर्थ की सीईओ और को फाउंडर, और ये सीजन 1 में आई थी वैसे, एंड गजल अलग, राइट। तो इनके बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेंशन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है सोमा मंडल, ये सोमा मंडल। सेल, वो जो अभी मैं आपको दिखा रहा था ना, महारत्ना कंपनी, और पर्सनल केयर ब्रांड ममा अर्थ की को फाउंडर गजल अलग है, ये गजल अलग है। एंड एम क्योर फार्मा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नमिता थापर, टॉप इंडियन बिजनेस लीडर्स इन द एशियाज पावर लिस्ट, करेक्ट। तो बड़े एम्बिशियस लोग होते हैं। तो अभी ये जो आपकी एज है ना, यहीं पे आपको डिसाइड करना है कि आपको आगे क्या बनना है। तो मैं इसीलिए मानता हूं कि जो बच्चा शुरू से सीरियस है ना अपने टारगेट्स को लेकर, वो जरूर धमाका करेगा इन फ्यूचर। और अगर आपने अभी से आप सीरियस नहीं हुए ना अपने करियर को लेकर, तो ठीक है, फिर आम जीवन जैसे चल रहा है, लोग जी रहे हैं, सभी चल रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट बड़े एम्बिशियस होते हैं। तो शुरू से उनको होता है कि नहीं, हमें ना कुछ ऐसा करना है, अलग हट के करना है लाइफ में। तो बड़े सिंसियर होते हैं वो लोग। तो आप लोग भी अभी से अगर इस तरह से करोगे तो जरूर आगे जाके, अब आप देखो ये कितनी वुमेन एम्पावरमेंट का कितना ग्रेट एग्जाम्पल है इंडिया के लिए। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। तो उसके बाद एक और धमाकेदार न्यूज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसी स्लाइड पे। तो अभी हमने ये न्यूज नंबर 1 डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं, एक बड़ा फेमस ग्रुप है आसियान ग्रुप, इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अच्छा, पहले एक बात बताओ, मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, और ये क्वेश्चन मैं पूछूं तो किससे? दिव्यजोत सिंह, दिव्या अरोड़ा, ईशा गोगर, और हम पूछ लेते हैं उज्जवल से,
उज्जवल, आज दोनों उज्जवल हैं या नहीं क्लास में पता नहीं। चलो खैर, वंश तो है, एटलीस्ट वंश से पूछ लेते हैं। सार्क का नाम सुना? सार्क, SAARC। कभी आपने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना हो, सार्क? कुछ जानते हो इसके बारे में? अगर कुछ आइडिया है किसी को, सार्क? दिव्या अरोड़ा ने बोला यस सर, ये भी सही है वैसे आंसर। साउथ एशियन रीजनल, करेक्ट है, वेरी गुड दिवजोत, वेरी गुड क्षितिज, क्षितिज ने भी आंसर दिया है। और विदिता बजाज, तनवूर, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, यस करेक्ट है। सो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो आपको पता है कि अच्छा ठीक है, ये बात तो ठीक है। और वेरी गुड, वैभवी ने तो ये भी बता दिया कि सर 1985 में स्टैब्लिश हुआ था और 8 कंट्रीज थी इसमें, और इंडिया के सारे पड़ोसी और इंडिया को मिलाकर ये सार्क ग्रुप है। तो आपको मैं पहले ये बता दूं कि एशिया की अगर मैं बात करूं ना, तो इंडिया जो है एशिया में आता है साउथ में, हम साउथ एशिया में हैं, इसीलिए हमारा ग्रुप है सार्क। देखो, साउथ एशियन एसोसिएशन, तो ये नेपाल, भूटान, जितने हमारे पड़ोसी है ना साथ, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, है ना, ये सब मिलाकर, ये सब चिल्लर चिल्लर छोटे छोटे कंट्री है, इन सब का बिग बॉस तो हिंदुस्तान है ही। तो कोई तो हमारे मध्य प्रदेश के बराबर, कोई छत्तीसगढ़ के बराबर, कोई उत्तर प्रदेश के बराबर, तो ये बेचारे छोटे छोटे, और हम इनके लिए ऐसे ऐसे बड़े भैया, राइट, मूवर्स एंड पैकर्स है ना वो बड़े भैया। तो हेडक्वार्टर हमारा काठमांडू में हमने बना रखा है, और सार्क की हमारी वही मीटिंग होती है, और वही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला कॉन्सेप्ट है। उसी तरह से एक ग्रुप है साउथ ईस्ट एशिया का, ये वाला, ये देख रहे हो, ये वाला सेगमेंट, ये सब वही है, वो हक्का नूडल्स, मोमोज और चाउमीन वाले कंट्री, ये साउथ ईस्ट एशिया। तो ये साउथ ईस्ट एशिया के बारे में पहले आप ये जान लो कि ये उसका मैप है, यहाँ पे थोड़ा सा भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये वो कंट्रीज हैं 10 जिन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, ये इनका अपना मोहल्ला है, हमारा साउथ वाला लोकेलिटी इनकी साउथ ईस्ट एशिया। तो उसका मतलब एक बात तो क्लियर है, इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है, हम डायलॉग पार्टनर है, हमें बुला लेते हैं कभी कभी मीटिंग में। तो अब आप देख लो ये कंट्रीज कौन है, म्यांमार, ये वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस। अभी फिलीपींस में हमने 2 बातें डिस्कस करी ना, इसकी कैपिटल मनीला, एडीबी का हेडक्वार्टर, और रमन मैक्से से अवार्ड देता है ये, और ये आसियान का मेंबर भी है, राइट। आईपैड, दिव्या अरोड़ा, तो आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। तो अभी ये क्यों न्यूज में है, इसमें टोटल 10 मेंबर है, एक मेंबर ये लोग ऐड करने जा रहे हैं, और इसका नाम है ईस्ट तिमोर। तो भाई ये ना क्वेश्चन तो बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन है, इसको करो हार्ट में, दिल में बसा लो इस क्वेश्चन को, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना चाहिए। तो ईस्ट तिमोर कहां पर है, इसकी लोकेशन आप ये देख लो, ये रहा ईस्ट तिमोर, यानी इंडोनेशिया के जस्ट थोड़ा सा नीचे अगर आप जाओगे तो ईस्ट तिमोर है। तो अभी तक तो यही 10 लोग मेंबर थे, इस बेचारे को पता नहीं क्यों नहीं रखा, था तो लोकेशन में, ये इनके मोहल्ले में तो था, पता नहीं छोटा बच्चा है, इसको लिया नहीं इन्होंने, हल्के में ले लिया होगा इसको। तो खैर ईस्ट तिमोर को अभी इन्होंने प्लान करा है कि लेंगे। अब ये भी हो सकता है गरीब देश होगा, इन्होंने कहा छोड़ो यार, लेकिन अभी थोड़ा सा ग्रोथ कर रहा है, तो इनको लगा नहीं यार, ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं अपने ग्रुप में। तो ईस्ट तिमोर 11th मेंबर जो है वो एडमिट कर रहा है आसियान कंट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे अभी मुझे आप लोगों ने आंसर दिया ना, सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू, आसियान का हेडक्वार्टर अगर किसी को पता हो तो बता दे, तो आई फील वेरी हैप्पी। उज्जवल, वैभवी में से अगर किसी को आइडिया हो कि आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, किस कंट्री में आसियान का हेडक्वार्टर है, आईपैड को, ईशान राणा को, या मिस्टर बोथ गुलाटीज को अगर पता हो। यूएस? नहीं नहीं, ऐसे कैसे होगा, ये अपने मोहल्ले का हेडक्वार्टर यूएस में क्यों रखेंगे, वो तो वही रखेंगे ना जो इनके मेंबर है। हाँ, हर चीज में हमें लगता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये ऐसी बात हो गई कि मतलब है ना। सो यूएस में नहीं है, हेडक्वार्टर तो वहीं होगा। वैसे जकार्ता में, इंडोनेशिया की कैपिटल, जो वैभवी ने आंसर दिया, और ईशान ईशान राणा ने, करेक्ट, इंडोनेशिया, राइट अबिल। सो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। चलो जी ठीक है, बढ़िया। तो एक ये इंपॉर्टेंट न्यूज आपको बतानी थी। उसके बाद अब इसी स्लाइड की अगली न्यूज पकड़ते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया, अब हाँ ये लेते हैं G7। आप लोगों को याद होगा मैंने आपको एक ग्रुप बताया था, यूरोपीय यूनियन।
तो पहले अबिल अबिल से मेरा क्वेश्चन है, अबिल आप मेरे को बताओगे, और ये मैं पूछ लेता हूँ मिस्टर हरमन बावेजा से, जीतू और जिया से पूछ लेते हैं, क्षितिज और कुमुद, मनस्वी, सूद, लक्ष्य, मान्या से पूछ लेते हैं। ईयू का हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया था यूरोपियन यूनियन, जिसने सबसे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करी थी, और इसका नाम पहले ईईसी था, यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल था। तो आपको कुछ आइडिया है कि इसका नाम 1991 में ईयू पड़ गया था, वैसे 1958 में ईईसी था। तो मैंने बातों बातों में इसका हेडक्वार्टर बताया था आपको। ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, इनके हेडक्वार्टर भी एग्जाम में आ जाते हैं कई बार। तो वेल, एक स्टूडेंट ने आंसर तो दिया है, तवनूर सिंह ने आंसर दिया है, तो उसका मतलब भूमि गुप्ता ने भी आंसर दे दिया, वेरी गुड। और मान्य शर्मा ने भी बोला, और वंश ने तो ऐसा आंसर दिया है, लेक्जमबर्ग। ठीक है, तो इसका आंसर है वैसे ब्रुसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल है, और ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, बेल्जियम की कैपिटल, करेक्ट। तो भाई आप ये चीज एक तो ध्यान रखना। अब बात यह है कि ईयू तो मैंने चलो आपको बताया सो बताया, लेकिन उस समय मैंने आपको बातों बातों में एक बात ये बताई थी कि ईयू ना वर्ल्ड का सेकंड पावरफुल ग्रुप है, और फर्स्ट है G7। अभी G7 कौन है? ये वर्ल्ड के डेवलप कंट्रीज का ग्रुप है, या मैं तो इनको वैसे लेमैन लैंग्वेज में बोलता हूँ कि जो वर्ल्ड के 7 गुंडे हैं ना, ये उनका ग्रुप है। ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने वर्ल्ड को हमेशा डोमिनेट किया अपनी जीडीपी, अपने ट्रेड एंड कॉमर्स से, और ये वेपन सप्लाई करते हैं पूरे वर्ल्ड में। मतलब ये एक तरह से डिक्टेटर कंट्रीज हैं G7। और ये G7 कौन है? तो मैं आपको पहले इनको मैप के थ्रू इनके दर्शन करवा देता हूँ आपको। तो आप यहाँ पे इस मैप के थ्रू देख लो G7 कंट्रीज। तो भाई एक आपको दिख रहा होगा इनका बिग बॉस, ये इनके पापा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। उसके बाद फिर आप देख लो जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और वो कौन है? फिर आप देख लो, ये जर्मनी आप देख सकते हो, है ना, फ्रांस आप देख सकते हो, यूनाइटेड किंगडम आप देख रहे होगे यहाँ पे मैप, इटली आप देख रहे होगे, और ये जापान तो खैर ये इसका बच्चा ही है यूनाइटेड स्टेट का, तो जहां पापा वहां बेटा, जापान। और ये कनाडा। तो ये सुपर पावर कंट्रीज हैं आज 7। और वैसे आपको पता है ये G7 बना था, फिर उसके बाद इन्होंने एक बंदा इसमें ऐड करा, और वो कंट्री कौन था? रशिया। अब आपको ये बात तो पता ही है, रशिया की के साथ इनकी बनती नहीं है। ऐड कर लिया था इन लोगों की, चलो कर लेते हैं यार, ये भी एक ग्रुप बनाते हैं, गिले शिकवे खत्म करते हैं। लेकिन फिर रशिया के साथ एक इशू हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो स्टोरी। खैर मैं अभी टाइम नहीं है, डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन रशिया को इन्होंने बाद में फिर आउट कर दिया कि चलो भागो यहाँ से, और वो यूक्रेन वाला ही इशू था एक, करेक्ट। तो ये माइनस हुआ और ये बच गए 7, तो कुल मिला के फिर से G7 बन गया। तो ये पहले G7 था, फिर ये G8 हुआ, और फिर ये G7 हो गया दोबारा से। तो बस मुझे आपको ये बताना था कि G7 में इंडिया मेंबर नहीं है, रशिया नहीं है, और चाइना भी नहीं है, क्योंकि रशिया और चाइना, तो आप समझ ही गए ना, ये तो इनके एक तरह से अगेंस्ट है। तो अब आप ऐसे मान के चलो ना कि जहां यूएसए होगा वहां रशिया नहीं होगा और चाइना नहीं होगा, तो ये तो कॉम्पिटिटर है एक तरह से यूएस के। तो इस वजह से ये दोनों मेंबर नहीं है, करेक्ट करेक्ट। और इंडिया चूंकि डेवलप कंट्री नहीं है, तो हम तो वैसे भी मेंबर नहीं है। तो कुल मिला के ये क्यों न्यूज में है? ये एक क्लाइमेट शील्ड फंड बना रहे हैं, कि जहां जहां पे भी क्लाइमेट से इश्यूज होंगे, हम एक फंड बनाते हैं, पैसा डोनेट करते हैं, और उस पैसे से हम पॉल्यूशन को रिमूव करेंगे। तो ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये था कि G7 कौन है, जो मैंने आपको बताया, करेक्ट। और वैसे कब बना था ये G7? 1966 में कहते हैं कि इसकी बात चली, 75 में फाइनली इन्होंने इसको स्टैब्लिश कर दिया। तो काफी पुराना ग्रुप है, 75 की बात है, बताओ। ठीक है, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। और अब इसी में देखो, इस स्लाइड में कितनी इंपॉर्टेंट बातें थी। तो फोर्ब्स मैगजीन की बिजनेस वुमेन, आशियन कंट्रीज, ईस्ट तिमोर, G7, और ये लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, क्योंकि ये वाली जो न्यूज है ना, ये न्यूज तो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूं। पहले मैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आपको बता दूं। पूरे वर्ल्ड में पॉल्यूशन है, पूरा वर्ल्ड डेवलपमेंट की होड़ में पेड़ काटता जा रहा है। तो यूएनओ ने इनको सबको डांटा हुआ है वैसे तो, कि भैया थोड़ा सा ध्यान रखो, डेवलपमेंट में इतने अंधे ना हो जाओ कि आपके यहाँ पे टेम्परेचर कभी 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए। आपको याद है कि बहुत टाइम पहले की बात, आज से 23 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, 23 years बैक, मैंने एक मैगजीन में पढ़ा, 23 साल पहले, 2000 की बात है,
तो मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अल अजीजिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक सिटी है अल अजीजिया, वहां पे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है। तो मैं जब अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था, स्टडी कर रहा था, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार देख 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ का, लोग तो जल जाते होंगे यहाँ पे। वो भी शॉक्ड हो गए, कह रहे यार 48 तो बहुत होता है। और आज, अभी तो खैर प्रभु कृपा से सीजन ठीक ठाक निकल गया, अप्रैल, थोड़ी बारिश होती रही, रेन होती रही 2-3 दिन के बाद। लेकिन आपको पता है, अगर मैं लास्ट ईयर के देखूं तो दिल्ली में टेम्परेचर ना 48 टच कर जाता है। ये ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है कि जो कभी 48 में टॉप पे था, आज 48 फ्रीक्वेंट टेम्परेचर है। तो ऐसे में कुछ कंट्री बेचारे बड़े स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, कई 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 जगह पे 50-51 भी टच हुआ है, तो सही कह रहे हो माने आप। तो ऐसे में कुछ कंट्रीज बेचारे बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कम करे। उसमें देखो हिंदुस्तान का नाम 8वें नंबर पे। यानी ग्लोबल वार्मिंग को रिमूव करने में जो कुछ कंट्रीज स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी एक रैंक बनती है, और उस रैंक का नाम होता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो शुरू के 3 में तो कोई है ही नहीं, 1 2 3 में तो कोई है ही नहीं। चौथे नंबर पे डेनमार्क है, 5वें नंबर पे स्वीडन है। तो ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम खाली इतना याद रख रहे हैं कि इंडिया 8th नंबर पर है। तो उसका मतलब इंडिया की तारीफ, प्रेज हो रही है कि भाई आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए आप थोड़े से भरसक प्रयास कर रहे हो। तो ये आप एटलीस्ट याद रखना। ठीक है, तो इंडिया की रैंक है 8 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ठीक है, तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ लास्ट, उस स्लाइड की लास्ट न्यूज पर। और वो लास्ट न्यूज क्या है इस स्लाइड की? इंडिया सेट बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2023। तो मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ पहले। आपको पता है 1991 की बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, 1991 से 2001 की जब सेंसस हुई थी ना, जब 2001 की सेंसस हुई, तो हमारी पॉपुलेशन थी 1,03,CR, 1 बिलियन, 1 अरब 3 करोड़। 2001 से 2011 की जब सेंसस हुई, तो हमारी पॉपुलेशन हो गई 1 बिलियन लमसम 20 1,023 करोड़, राइट। तो लमसम 20 CR के अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन बढ़ी 10 सालों में। और आपको पता है कंट्री है ब्राजील, उसकी टोटल पॉपुलेशन है 17 CR के आसपास थी। तो यानी 1 साल में हमने ब्राजील बना दिया अपने यहाँ पर, राइट। और ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है 1 CR, 25 lakhs। इतने हमारे यहाँ पे 1 साल में बच्चे पैदा होते हैं। तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 1 साल में ऑस्ट्रेलिया और हर 10 साल में ब्राजील हमारे यहाँ पे बन जाता है। तो फिर भी हम चाइना से थोड़ा पीछे थे। चाइना की पॉपुलेशन जब हमारी लमसम 120 थी, तो चाइना की पॉपुलेशन थी 133 अराउंड। तो हम चाइना से 13 करोड़ ही पीछे थे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी हमारे लिए। ये 4-5 साल का सीन था, हम चाइना को भी पीछे छोड़ देते। क्यों? क्योंकि चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी, अगर आपने कभी सुना हो, चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी बन गई थी। क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन बड़ी ग्रोथ कर रही थी, तो चाइना की गवर्नमेंट ने बोला 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 बच्चे पैदा हुए गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, आधार कार्ड कैंसिल, एक्सपो पासपोर्ट कैंसिल, वोटर आईडी कैंसिल। तो एडवर्स इफेक्ट हो गया चाइना के ऊपर। चाइना में ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा हो गई। खैर चाइना ने अभी 2 बच्चों की परमिशन दी है, लेकिन खैर इतने में तो हम निकल गए आगे, हम तो किसी के रोके रुके नहीं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो इंडिया को अभी डिक्लेयर कर दिया, यूएन की रिपोर्ट आ गई कि वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री 2023 में कौन बनने जा रहा है? इंडिया। तो अभी इंडिया का सर्वे होना है। वैसे मैं आपको एक अनऑफिशियली डेटा बता देता हूँ, 1,043,CR हमारी पॉपुलेशन है। अनऑफिशियली है, वैसे अभी डिक्लेयर करेगी गवर्नमेंट कुछ टाइम एंड में साल के। लेकिन मुझे जो अंदर से पता लगा कि अभी ये सर्वे बताता है जो गवर्नमेंट ने इकट्ठा किया है, 1,043,CR करेक्ट। तो इंडिया बन चुका है इस समय वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे इस स्लाइड के। और अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट 2 से 3 पॉइंट में आपके साथ लास्ट डिस्कस करता हूँ। CGI
DY चंद्रचूड़ नवंबर में बने थे, हम ऑलरेडी इनको आगे के मंथ्स में डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। आपको पता है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा यहाँ पे जो सबसे सिविलियन अवार्ड है, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड वैसे कौन है, सिमर से पूछ लेते हैं और विनी से पूछ लेते हैं, आरुषि से पूछ लेते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड, ईशान राणा, ईशु भारद्वाज, तनु चौधरी, तनिषा चोपड़ा, तवनूर। इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड, ओके, भारत रत्न है ना। तो बिल्कुल गुलाटी जी, आपका आंसर सही है। तवनूर ने भी आंसर दिया भारत रत्न। फिर भारत रत्न के बाद वो पद्मा सीरीज शुरू हो जाती है, तो फर्स्ट भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, तो ये तो सिविलियन अवार्ड्स हो गए। फिर लिटरेचर में बिल्कुल करेक्ट है आबिल, दिव्या, दिवजोत, दर्पित। फिर लिटरेचर में मैंने आपको बताया ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड, यानी आप अगर स्पोर्ट्स पर्सन हो, किसी भी स्पोर्ट्स से जुड़े हो इंडिया में, तो आपका ड्रीम होगा यार मुझे ये अवार्ड मिल जाए। आपको पता है स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड इंडिया में किसको माना जाता है? वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। एक अर्जुन अवार्ड भी होते हैं, वो भी बहुत सारे स्पोर्ट्स के लोगों को मिलते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस को मिलता है। हम इसलिए डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो 30 से 40 स्पोर्ट्स पर्सन को अलग अलग कैटेगरीज में मिलता है। लेकिन ये अवार्ड पूरे स्पोर्ट्स सेक्शन में उस साल जिसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी हो, उस एक स्पोर्ट्स पर्सन को चूज करती है भारत सरकार। इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसका नाम ना पहले था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोलते थे इसको, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम चेंज कर दिया। उन्होंने कहा यार राजीव गांधी का खेल से क्या लेना देना है भाई, स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी के नाम पे क्यों दे रहे हो? क्योंकि कांग्रेस ने शुरू कर रखा है इसलिए राजीव गांधी नाम रखा, तो मोदी जी ने इसका नाम रख दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि मेजर ध्यानचंद है कौन? क्या ये मोदी जी के चचा हैं? क्या इनके कोई रिलेटिव हैं? उज्जवल वैभवी से मेरा क्वेश्चन है ये। यस, उज्जवल वैभवी, मिस्टर गुलाटी, आईपैड। मेजर ध्यानचंद को कोई जानते हो? क्या इन्होंने आर्मी में कोई बहुत बड़ा करिश्मा करा हो, कोई वॉर जिताई हो, शायद इसलिए उनके नाम पे दिया गया? ओके, सो गुलाटी जी, जीतू एंड सारा, सारा भी आंसर दे रही है, वेरी गुड सारा। एंड ईशु भारद्वाज, वैभवी। हाँ, तो आप सब लोग बोल रहे हो कि सर हॉकी प्लेयर थे, ये ग्रेट हॉकी प्लेयर थे। आपको पता है इनको क्या बोला जाता है? मैजिशियन ऑफ हॉकी, हॉकी का जादूगर। इनके कैप्टेंसी में हमने ओलंपिक में बहुत बार गोल्ड मेडल जीता है, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल, बहुत बड़ी बात है। तो आप देखना, गूगल पे सर्च मारना, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोलते हैं। और इसीलिए इतना बड़ा स्पोर्ट्स का बंदा, उनके नाम को हमने तरह होता है ना श्रद्धांजलि, होमेज, उनको एक तरह से हमने वो होमेज दी और उनके नाम पे अवार्ड रखा। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैंने आपको ये बताया कि इस बार का ये अवार्ड किसको मिला है, तो ये आप ध्यान रखोगे, शरद कमल को। और ये कौन है? टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमल, चूजन फॉर द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इस प्लेयर ने दी है और टेबल टेनिस में इंडिया का नाम रोशन करा वर्ल्ड लेवल पे। बहुत सारे अभी इन्होंने अवार्ड्स और गोल्ड मेडल्स जीते, तो इसलिए इनको उभरता खिलाड़ी है ये, मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया है इनको। करेक्ट, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो आप इसको याद रखोगे। उसके बाद हम आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ एक्सरसाइज। ये तो वैसे हम ना ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, फिर भी मेरा क्वेश्चन आपसे मैं भी पूछूंगा। ये कुछ एक्सरसाइज है, अगर आपको याद हो तो मालाबार एक्सरसाइज जापान में हुई है और युद्ध अभ्यास यूएस के साथ हुई है। तो मैं थोड़ा सा अगर फ्लैशबैक पे चलूं, मैंने कुछ एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस करी थी, और ये क्वेश्चन मैं अबिल, अनुभव, आरुषि से पूछ रहा हूँ। हैंड इन हैंड, कुछ आइडिया है हैंड इन हैंड किसके साथ थी एक्सरसाइज हमारी? यस, तवनूर एंड आज भूमि गुप्ता, जो है थोड़ा आंसर उनके कम आ रहे हैं, और तनिषा चोपड़ा ने आंसर दिया है, ठीक है, चाइना के साथ। यस मनस्वी, करेक्ट है। तो चाइना के साथ हमारी एक्सरसाइज थी ना हैंड इन हैंड। वरुण एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के साथ थी। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अभी हम लोग
एक मालाबार एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था, और हमने मालाबार एक्सरसाइज किस टॉपिक में डिस्कस करी थी? ये एक्सरसाइज मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। आप बता सकते हो किस टॉपिक में हमने मालाबार एक्सरसाइज को डिस्कस किया था? अगर आपने बताया तो वास्तव में सैल्यूट है आप लोगों की स्टडी को। और अबिल, अनुभव, आरुषि तो नहीं, लेकिन मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं साक्षी, सारा, सारिका, सुरभि से। है कुछ आइडिया मालाबार एक्सरसाइज हमने किस टॉपिक में डिस्कस की थी? चलो अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। सर होती तो नेवल एक्सरसाइज है, यस तमनूर। आपको याद है मैंने आपके साथ डिस्कस किया था क्वाड, अगर आपको याद हो, क्वाड क्वाड्रिलेटरल एक ग्रुप बताया था मैंने आपको, जिसमें वो इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आपको रिमेम्बर हो, मैंने आपको बताया था कि वो क्वाड वाले आपस में ना एक मालाबार एक्सरसाइज भी कंडक्ट करते हैं, ताकि दोस्ती यारी अच्छे से बनी रहे, है ना। वो वहां पे हमने मालाबार डिस्कस किया था। आई थिंक होप आप लोगों को याद आ गया होगा। तवनूर, मनस्वी, तनिषा, जो स्टूडेंट रेगुलर सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उनको क्लिक कर गया होगा मालाबार नेवल एक्सरसाइज। करेक्ट? हाँ। ओके तवनूर, थैंक यू तवनूर, करेक्ट। सो तनिषा को भी याद आया कि सर बिल्कुल हमने डिस्कस किया था। चलो ठीक है, थैंक यू दिव्या, करेक्ट। तो ये दोनों एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, युद्ध अभ्यास यूएस के साथ और मालाबार में 3-4 कंट्रीज मिलके। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होस्ट करेगा, वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। और कब? इसी साल वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप को हम होस्ट करेंगे। और ये तो खैर धमाकेदार न्यूज थी, खैर ये तो मैंने देखा भी था, आप लोगों ने भी देखा होगा। T20 का वर्ल्ड कप तो खैर सबको ही पता है, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को डिफीट किया था, और ये है वो चैंपियन मटेरियल्स, इंग्लैंड की टीम के प्लेयर। नवंबर में ये T20 वर्ल्ड कप हुआ था। शायद क्रिकेट का मैच और क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो अक्सर स्टूडेंट को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ती, सभी परफेक्ट हैं इस क्रिकेट की न्यूज से, राइट। T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता था। अनफॉर्चुनेटली इंडिया की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही इस वर्ल्ड कप में। चलो ठीक है, डन। तो ये हमारी ये स्लाइड हो गई। अब लास्ट दो बातें, फिर मैं आपसे एमसीक्यू पूछता हूँ नवंबर करंट अफेयर्स की। तो ये आप समझ गए, जापान, युद्ध अभ्यास, मालाबार, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप एंड T20 वर्ल्ड कप। क्योंकि इसलिए अच्छा था कि पाकिस्तान इसमें हारा था ना, तो इसलिए मैंने देखा था ये फाइनल। ठीक है। और उसके बाद फिर एक बुक एंड ऑथर की अगर बात करें, डायरी नंबर 1, एक बुक पूछ रहा हूँ, डायरी नंबर 1। कोई बताएगा डायरी नंबर 1 का ऑथर कौन है? सारा से, सिमर से, सारिका परमार, सुरभि से मेरा क्वेश्चन है। डायरी नंबर 1 का राइटर कौन है? ये हमने अपनी लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था। ओके, सो मिस्टर गुलाटी ने आंसर दिया है कि सर भले ही आप मेरे से ना पूछो, लेकिन मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर। और सुरभि परिधि कालरा ने भी आंसर दिया, तनिषा चोपड़ा ने भी आंसर दिया, ठीक है। बिल्कुल आयुष करेक्ट है। रंजन गोगोई है ना, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा में, फॉर्मर सीजीआई रह चुके हैं, करेक्ट है, वेरी गुड। उसी तरह से अब अगर मैं नवंबर की बात करूं तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुक, शेन वॉटसन। और शेन वॉटसन कौन है वो आप सबको पता है, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट क्रिकेटर। एंड विनिंग विनिंग द इनर बैटल। और ये चेन्नई सुपर किंग में भी आईपीएल में धोनी जी के साथ इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी पारियां खेली। खैर अभी इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। तो आप ये याद रखोगे, विनिंग द इनर बैटल शेन वॉटसन की फेमस बुक है, जो नवंबर में इन्होंने रिलीज करी। करेक्ट? ठीक है। सो ये कुछ डेज हैं, आप एक बार इनको गो थ्रू कर लेना। उसमें से मैं आपको एक डे बता देता हूँ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है वर्ल्ड निमोनिया डे, 12 नवंबर। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बच्चों की जो डेथ होती है ना जिस डिजीज से, वो है निमोनिया। तो वर्ल्ड निमोनिया डे, उसको लेके हम अवेयरनेस देते हैं। और 12 नवंबर, तो सबसे ज्यादा बच्चों की डेथ निमोनिया से होती है, और वर्ल्ड निमोनिया डे हम 12 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। करेक्ट? ठीक है। तो होप यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। अब मैं एक बार आप लोगों से पहले ये पूछ लूं, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको ना समझ में आया हो, तो एक एक करके सारे स्टूडेंट से पहले पूछ लेते हैं। अबिल, अनुभव, आरुषि, आयुष, यहाँ तक हमने जो डिस्कस किया, भूमि, ब्रह्मजोत, दर्पित, दिव्या, ईशा, हर्षिदक, बोथ गुलाटीज, आईपैड, ईशान, ईशु, जीतू, जिया, क्षितिज, मनस्वी, परिधि, क्या करेक्ट है? कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लग रहा हो कि नहीं समझ में आया? आई कैन रिपीट। बोथ साक्षी, सारा, सुरभि, तनिषा, तनु, तवनूर, वैभवी, विदिता, युविका, इज इट क्लियर?
should I move to last news of November current affairs? Okay, thank you everyone, thank you Surbhi, thank you दिव्या, ओके थैंक यू युविका, थैंक यू विदिता। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिनिश करते हैं इसको, अपने नवंबर करंट अफेयर्स को। लास्ट न्यूज ले लेते हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। जैसे फिल्म फेयर अवार्ड है, इसी तरह से ऑस्कर है, मैंने आपको बताया, बाफ्टा मैंने आपको बताया था। बाफ्टा बाफ्टा वैसे कौन सी कंट्री का अवार्ड था? तवनूर, तनु, तनिषा, बाफ्टा अवार्ड हमने किस कंट्री का डिस्कस किया था? ओके, सो तवनूर ने आंसर दिया कि सर ब्रिटेन, है ना, बिल्कुल करेक्ट है मेरे ख्याल से। और बाकी स्टूडेंट भी तवनूर से सहमत होंगे, दिव्या भी एग्री है, सुरभि भी। वो ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविजन एंड आर्ट्स, करेक्ट है, वेरी गुड तनु। ठीक है, उसी तरह से अब एक और अवार्ड है जो बड़ा फेमस है, और ये हिंदुस्तान में होता है और हर साल गोवा में ही होता है। पानजी, पानजी कैपिटल है गोवा की, वहां पर। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हर साल होता है। तो कहाँ होता है? पॉइंट नंबर 1, कहाँ होता है जी? गोवा में। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, इस बार की इस फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म, और जो भी बेस्ट फिल्म होती है उसको गोल्डन पिकॉक दिया जाता है। तो इस बार की जो बेस्ट फिल्म थी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, वो थी स्पेनिश मूवी आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। सो आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स इस बार की बेस्ट मूवी डिक्लेयर हुई है। तो इसमें इंटरनेशनल है ना, तो आप लोग तो मेरे ख्याल से फिर वही बॉलीवुड की किसी मूवी को ढूंढ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे इस बार का अवार्ड है द आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को, करेक्ट। और ये वो मूवी है, स्पेनिश मूवी है। इसको गोल्डन पिकॉक, आप देख रहे हो यहाँ पे, गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। दैट्स ऑल। तो ये रहे हमारे नवंबर करंट अफेयर्स। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ एमसीक्यूज आपसे पूछ लेता हूँ। जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी नवंबर की, वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। कुछ और पॉइंट्स हैं इसमें जो आप एक बार गो थ्रू कर लेना। बस उसमें मैं आपको एक लास्ट बात बता देता हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज, इसलिए आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये एक वॉल्केनो है, हवाई आइलैंड। हवाई आइलैंड, आपको कुछ आइडिया है हवाई आइलैंड? कभी सुना आप लोगों ने हवाई आइलैंड? मैंने वैसे डिस्कस करा हुआ है क्लास में, पता नहीं आपको याद है या नहीं। लेकिन कहाँ आया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। हवाई आइलैंड, वैसे हवाई आइलैंड जो है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। जहां पे इसका पर्ल हार्बर जो है वो, जहां पे पर्ल हार्बर पे अटैक किया था जापान ने, हवाई आइलैंड में पर्ल हार्बर पे। और उसके बाद फिर वो हिरोशिमा नागासाकी यूएस ने बदला लिया। हवाई आइलैंड में इसका एक वॉल्केनो है जो पिछले कई सालों से, 40 सालों से वो बेचारा डोरमेंट था। एक्टिव वॉल्केनो है वैसे, लेकिन शांत था 40 सालों से। अचानक अभी वो इरप्ट हुआ, और आप देख सकते हो कि जब वॉल्केनो इरप्ट होते हैं तो ये मेग्मा, लावा किस तरह से फैलता है हर जगह, है ना। तो हवाई मोना लोआ वॉल्केनो इरप्ट फॉर टाइम नियरली 40 इयर्स पहले कभी ये ब्लास्ट हुआ था 1984 में, और अभी 2022 नवंबर में ब्लास्ट हुआ, दोबारा इरप्ट हुआ। तो ये ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन जाएगा। वॉल्केनो मोना लोआ वॉल्केनो कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हवाई आइलैंड पे। अब देखने को तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन देखो करंट अफेयर्स में न्यूज में था, इसलिए स्टैटिक जीके का ये क्वेश्चन बन सकता है। चलो ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, अब आप जल्दी से मुझे इसके आंसर्स दे दो, और आप मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कल डिस्कस किया था, 2 मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, 3 हम कर चुके हैं। अब मेरा है आपसे क्वेश्चन नंबर 4, तो प्लीज रीड इट एंड गिव द आंसर। तो देखते हैं कि कौन आज स्कोर करता है 3 आउट ऑफ 3। ओके, और प्लीज थोड़ा मेंशन कर देना क्वेश्चन नंबर। सो मिस्टर गुलाटी, आई थिंक आप 1 का ही आंसर दे रहे हो, तनु ने भी 1 का आंसर दिया है, CCC। एंड तवनूर जो है, तवनूर बिल्कुल एग्री नहीं है, वो कह रही है ऑल। विदिता बजाज डी बोल रही है, और कुछ स्टूडेंट सी बोल रहे हैं, कुछ डी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है। अच्छा देखते हैं, फिर देखते हैं भाई आप लोग सही हैं या गलत, कौन सही कौन गलत। तो ठीक है, तो सी और डी में कंफ्यूजन है। अच्छा, तो देखो जी, फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो 3 इंडियन वुमेन
नमिता थापर गजल अलग, इन सबको बिजनेस वुमेन का वो मिला है, बिल्कुल सही है। और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एग्रीड इन प्रिंसिपल टू एडमिट ईस्ट तिमोर एज ए 12th मेंबर। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि ये 11th मेंबर मैंने आपको बताया था, ना कि 12th, है ना, तो इसलिए देखो आप यहाँ पे कर गए ना मिस्टेक। वेरी गुड युविका। और क्लाइमेट चेंज में इंडिया के रैंक 8 थे, तो मैंने आपको बताई थी, तो आप समझ गए ना, देखो मैंने आपको कैसे कंफ्यूज कर दिया। तो इसका आंसर होगा 1 और 3। तो जिन स्टूडेंट ने सी दिया उनके लिए मुझे क्लैपिंग करनी है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से रीड करा, इसका मतलब लाइन वाइज लाइन, रीड बिटवीन द लाइंस। करेक्ट है, वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं, गुड वन आयुष। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, देखते हैं आप इसमें क्या धमाल करते हो। ओके, तो मिस्टर गुलाटी का कहना है कि सर 2A हो सकता है क्वेश्चन का आंसर, बट सारा ने आंसर दिया है, बहुत बड़ी बात है कि सारा भी आंसर दे रही हैं। ठीक है, सी, तनु ए, अबिल अबिल ए, सुरभि ए, सारिका ए, दिव्या ए, तनिषा ए, युविका ए। तो इसका मतलब यूनानिमसली सब ओके है। ओ आयुष गुप्ता तो बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे समाज से, वो कह रहे नहीं सर सी आंसर है। ठीक है, तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज इन जापान है, करेक्ट है। युद्ध अभ्यास यूएस के साथ है, बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये 2024 तो नहीं है आयुष, ये 2023 इसी साल होना है ना वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, करेक्ट, तो इस वजह से रॉन्ग है। तो ये तो काटा करते हैं, और इंग्लैंड ने बिल्कुल T20 जीता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो 1-4 बैठेगा मेरे ख्याल से, तो इसमें सी नहीं होगा, इसका आंसर होगा 1-4, राइट। तो करेक्ट है, बाकी सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है, ए ऑप्शन होगा इसका, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम लास्ट 6 पर। ओके, सो सुरभि सी, तनु चौधरी सी, ओके। एंड सभी स्टूडेंट ने जयकारा लगा दिया कि सर आंसर इसका सी होगा, बट तनु चौधरी बिल्कुल एग्री नहीं है, वो कह रहे हैं कि सर डी है इसका आंसर। और बाकी सबके लिए शॉकिंग है कि ये तनु को क्या हो गया, ये अचानक इसने डी क्यों बोला। तो मिस्टर गुलाटी भी एग्री करते हैं तनु से, सुरभि भी एग्री करती हैं, तनिषा चोपड़ा भी अब डी बोल रही हैं। तो देख लेते हैं भाई कहाँ गड़बड़ गड़बड़ हो गए आप लोग। देखो भाई, 53rd एडिशन फिल्म फेस्टिवल गोवा में हुआ, बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्पेनिश फिल्म आई हैव इलेक्टेड टीम, बिल्कुल सही है, लेकिन गड़बड़ तो यहाँ थी, नॉट करेक्ट उसने पूछा है, इसलिए इसका आंसर सी नहीं, इसका आंसर होगा नन। इनमें से कोई भी नॉट करेक्ट नहीं है, दोनों करेक्ट है। तो समझ गए आप, इसीलिए ऑलवेज बोलता हूं कि अर्जुन की तरह ना चिड़िया की आंख, द आई बॉल ऑफ द बर्ड आपको देखनी है, तब आप बनोगे चैंपियन मटेरियल। वेरी गुड स्टूडेंट, जल्दी से बताओ किसके 3 आउट ऑफ 3 ठीक थे, किसका स्कोर है 3 आउट, भूमि गुप्ता के 3, सुरभि के 3, वेरी गुड, तनिषा, दिव्या, क्षितिज, मिस्टर गुलाटी के 2 ठीक है, ओके। एंड यस यस यस, तो सुरभि के 2, साक्षी के 2, अच्छा अबिल अबिल के 2 है, ओके करेक्ट है, वेरी गुड वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से 2 और 3 में ही स्कोर है, ऐसा तो नहीं है कि किसी के 1 ठीक हो। चलो ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास। दैट्स ऑल अबाउट नवंबर करंट अफेयर्स। अगली क्लास में हम करेंगे डिस्कस आगे, और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सुरभि।